फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट अविनाश कल्ला जुड़ गए हैं। अविनाश जी, पहले तो चुनाव के नतीजे आ गए हैं, पूरे अमेरिका वासियों को बधाई हो, चुन लिया गया है राष्ट्रपति वहां का। अब किस तरह से रोचक मुकाबला रहा टक्कर का और फिर किस तरह से बाजी मार ले गए डोनाल्ड ट्रंप? अभी तक जो आंकड़े आए हैं, फॉक्स न्यूज एकमात्र चैनल है जिसने इलेक्शन अभी तक कॉल किया है। तो फॉक्स का ये आकलन है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है कि 277 पे वो अभी स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो ये एक आंकड़ा है, ये अभी फाइनल रिजल्ट हम नहीं कह सकते इसका। अभी इस पे थोड़ा समय लगेगा और कुछ रुझान आने बाकी हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से लीड डोनाल्ड ट्रंप ने ले रखी है और जिस तरह से कमला हैरिस ने अपनी जो संबोधन रैली जो उन्होंने वॉशिंगटन में प्लान की थी, तो वो उनके कैंपेन के को चेयर ने आके एक ही लाइन में वो जो इवेंट था वो खत्म कर दिया कि आज वो एड्रेस नहीं करेंगी, वो कल आके आपको और राष्ट्र को संबोधित करेंगी। तो तब से वो एक डाउट आने लगा कि क्या हैरिस कैंपेन अब अपना इलेक्शन विक्ट्री की जगह कंसीडिंग स्पीच की तो तैयारी नहीं कर रहा। और वहीं अब खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप मार-लागो में जो उनका हेडक्वार्टर है, बेस है, वहां पे अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। और सबसे पहले ये जो फॉक्स न्यूज है, इन्होंने अपना ये आकलन दिया है। मैं एक बार फिर सब दर्शकों को बता दूं कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम से इलेक्शन कॉल नहीं किया जाता। अलग अलग टीवी चैनल्स, एसोसिएटेड प्रेस, फॉक्स न्यूज या सीएनएन इसको कॉल करते हैं। लेकिन अब जो भी जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स जिन्होंने खुद ने कमला हैरिस को एंडोर्स किया था अपने एडिटोरियल में, वो भी अब ये कह रहे हैं कि 95% से ज्यादा संभावनाएं हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही व्हाइट हाउस में जाएंगे। तो 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे, इसकी संभावनाएं अब प्रबल हो गई है। आपने सवाल पूछा कि ऐसा क्या कारण रहा, तो अगर देखा जाए तो इस सदी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रिवाइवल की अगर कोई कहानी ये परिणाम रहता है तो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। वो कैंडिडेट जो हार गए थे, जिन्होंने अपना कंसीडिंग स्पीच भी नहीं दिया, जिनको लेके हमेशा कंट्रोवर्सी रही, उन पे करीब करीब 90 से ज्यादा केसेस लगे, उनको सजा हुई, कोर्ट से कन्विक्टेड, सारी सोशल मीडिया से हटा दिए गए। 2020 में मानो उन्हें आउटकास्ट कर दिया गया, कोई उनके पास जगह नहीं बची। लेकिन उन्होंने अपना कैंपेन वापस रिवाइव किया, अपनी पार्टी पे अपनी एकाधिकार दिखाया और अब वो वापस चुनाव जीतने की दहलीज पे खड़े। अविनाश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हालांकि अभी एक साइड का जिक्र किया है, लेकिन 277 इलेक्टोरल वोट की बात हो रही है अविनाश जी, तो क्या इसे सही माने? क्योंकि 277 बहुमत कहता है। नहीं, 277 जरूर बहुमत कहता है और मैंने ये भी कहा है कि फॉक्स ने इसको ब्रेक किया है, बाकी आंकड़े भी इसी तरफ जा रहे हैं। तो संभावनाएं प्रबल हैं कि यही आंकड़ा रहेगा। और इस चुनाव में एक और प्रथा हुई है कि अगर ये आंकड़ा सही होता है तो अमेरिका में पहले इलेक्शन नाइट, जिससे आज हम बात कर रहे हैं, उसी दिन परिणाम आ जाते थे। पर पिछले चुनाव में एक अपवाद रहा कि 4 दिन तक चला। तो मुझे लगता है ये पुरानी रवायत पे भी वापस आए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि सुबह तक, यहाँ पे अभी आधी रात के 2 बजने को आ रहे हैं, सुबह तक स्थिति पूरी साफ हो जाएगी। और पहला जो स्पीच अगर हम सुनेंगे तो वो कमला हैरिस का भी सुबह एक स्पीच आ सकता है जिसमें वो कंसीड कर जाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये रिवाइवल है, उनका कैंप पूरी तरह उत्साहित है और जितने आंकड़े अभी तक आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे। 6 स्विंग स्टेट में उनकी बढ़त अभी भी बरकरार है और नॉर्थ कैरोलिना और अटलांटा उन्हें विजयी घोषित बता दिया गया है सभी अकाउंट से। तो अविनाश जी, पूरी संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति होंगे। जी अविनाश जी, क्योंकि इस बार मुकाबले की चर्चा जोरों पर हुई, नेक टू नेक फाइट की बात हुई, लेकिन जो मुद्दे छाए रहे अविनाश जी, इलीगल इमिग्रेंट का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, गर्भपात अधिकार का मुद्दा हो या फिर गाजा युद्ध, लेकिन आपको ऐसा लगता है अविनाश जी कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप जब प्रचार रैली कर रहे थे, एक गोली उन्हें छूकर निकली थी, उसके बाद कुछ सहानुभूति उनकी ओर शिफ्ट हुई, क्या यह भी अहम फैक्टर अविनाश जी, या फिर इसके बिल्कुल विपरीत कुछ और असर और कुछ और हवा? जो डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ वो जरूर इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन ये ऐसा नहीं रहा कि एक लीनियर चुनाव रहा हो। पहले डोनाल्ड ट्रंप को उस डिबेट पे एज थी
फिर उन पे हमला होता है तो उनको और सहानुभूति मिलती है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति बाइडेन अपना नॉमिनेशन वापस लेके कमला हैरिस को मैदान में उतारते हैं, तो डेमोक्रेटिक बेस भी रिवाइव हुआ। उनको जिस तरह का समर्थन, जिस तरह की फंडिंग मिली, तो लगा कि शायद मुकाबला जो एक तरफा हो रहा था वो बराबर आ जाए। तो वो डेढ़ 1 महीने का जो उन्होंने समय निकाला वो बिल्कुल हाई पे थी। पर और उसके बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डिबेट में भी पछाड़ा, तो फिर उम्मीदें बढ़ी। और उसके बाद जब लाइव इंटरव्यूज और उनकी जो उनके ऊपर एक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो निर्णय थे, वो उन पे वे ऑन करने लगे और फिर उनका कैंपेन थोड़ा फिजल आउट होने लगा। और गाजा का युद्ध भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि मिशिगन और विस्कॉन्सिन और इन जगहों पे अरब और मुस्लिम पॉपुलेशन का बाहुल्य है। और जब मैं मिशिगन गया तो वहां पे बहुत क्लियरली कहा गया था वोटर्स के द्वारा कि हम डेमोक्रेटिक वोट करते हैं, लेकिन जिस तरह का रुख बाइडेन सरकार ने किया है, हम या तो वोट ही नहीं देंगे या हम एक थर्ड पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे देंगे। और अगर ये जो उनका कहना था ये सार्थक होता दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को वहां पे मिशिगन में लीड है। अविनाश जी, पहले सवाल स्विंग स्टेट को लेकर है। जिन स्विंग स्टेट पे डोनाल्ड ट्रंप 2020 में हारे थे 6 सीटें, वहां बाजी मार ले गए। अब ये कैसे हुआ, किस तरह से उनकी जीत लिखी गई, यहाँ क्या असल वजह रही इन स्विंग स्टेट में? देखिए, मुकाबला जो रहा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुद्दा उठाया वो था इलीगल इमिग्रेंट्स पे सख्ती, इकोनॉमी। और ये उनके दो प्रमुख मुद्दे थे जिसपे वो अपना कैंपेन पूरा आगे लेके बढ़े। वहीं कमला हैरिस का जो कैंपेन था वो अबॉर्शन राइट्स और महिलाओं की सिंपैथी की तरफ था। तो हम शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं कि अगर और रंग भेद की जो डिफरेंशिएशन है वो इसमें काफी बड़ी दिखी। और तो इन मुद्दों पे बात हो रही थी, लेकिन एक बड़ा जो निर्णायक फैक्टर है, जब फाइनल आंकड़े हमारे सामने आएंगे तो हम उसको और कोलैबोरेट करेंगे, वो ये था कि रीअलाइनमेंट हुआ वोटर्स का। जो अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स हैं, उनका एक जो यंग वोटर है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ शिफ्ट हुआ। और ये कई बड़ी जगहों पे देखने को मिला। जहां वो जीते हैं वहां तो उनका वोट कन्वर्ट हुआ ही हुआ है, पर जी। जो हार्डकोर स्टेट थी जैसे वर्जीनिया, जहां उनकी हार पिछली बार 10 पॉइंट से ज्यादा थी, वहां इस बार मुकाबला बिल्कुल कड़ा रहा। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है जो कि ट्रेडिशनली ओरिजिनली रिपब्लिकन थी जी। इब्राहिम लिंकन के जमाने से, वो वापस रीअलाइन हुई। और ये एक अनुमान लग रहा है कि करीब करीब 15 से 20% वो वोट शिफ्ट हुआ है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के जो अभी हम स्कोर देख रहे हैं उसके तीन बड़े मुद्दे रहे, कि उनकी जो अपील थी कि इलीगल इमिग्रेशन को रोका जाएगा, इकोनॉमी को बेहतर किया जाएगा, और ये जो ब्लैक वोटर्स थे इनका जो रुख बदला, और जो गाजा को लेके इनको दो स्विंग स्टेट्स में इन पे पलड़ा भारी रहा डोनाल्ड ट्रंप का, ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे। और अभी जैसे और रुझान आते जाएंगे और जो लीड्स और मार्जिन पता जी। पड़ेगी, तो उस हिसाब से हम और बता पाएंगे कि किन किन वजहों से और किन क्षेत्रों में वो जीते। बिल्कुल अविनाश जी, अभी और रुझान आने का तो इंतजार है, लेकिन इसी बीच चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी बताइएगा कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, सेलिब्रेशन की बात हो रही है, उनके राष्ट्रपति बनने की बात हो रही है, तो अलग अलग देश में इसका क्या असर और कैसे इसको हर एक देश देखने वाला है, किन किन देशों की प्रमुख नजर, और भारत पर भी अब इसके बाद क्या असर? सबसे बड़ा उनका जो टेस्ट होगा वो होगा जो पैलेस्टाइन में वॉर चल रहा है वो, और जो रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है। उन दोनों वॉर्स में अमेरिका की भूमिका बहुत अहम है। यूक्रेन को अमेरिका बहुत एड दिए जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब जेलेंस्की जब यहाँ कुछ महीनों पहले आए थे, 2 महीने पहले ही, तो उन्होंने बाइडेन हैरिस के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जरूर अगर अगर वो व्हाइट हाउस में आते हैं तो मध्यस्थता करेंगे और वो दोनों पार्टियों के बीच में शांति का प्रस्ताव लेके आएंगे। उन्होंने अपनी रैलीज में तो ये भी कहा कि मैं 24 घंटे में वॉर रुकवा सकता हूं। लेकिन उनसे जो सबसे बड़ी उम्मीदें होंगी वो ये दो रहेंगी। और तीसरा उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि जो प्राइस राइज है, जो इन्फ्लेशन है, वो उसको किस तरह कंट्रोल कर पाते हैं। और बिल्कुल। जहां तक की भारत की बात है, तो भारत के प्रति उनका अमेरिका का रवैया मैत्रीपूर्ण और पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि भारत उनका एक बहुत बड़ा मार्केट है और उनके जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बैकबोन इंडिया से चलती है।
अब ऐसा भी माना जा रहा है कि थोड़ी देर में संबोधन उनका हो सकता है। क्या लगता है आपको अविनाश जी, इस बार अब चुनाव में जिस तरह से कई मुद्दे उठाए डोनाल्ड ट्रंप ने और फिर जीत तक बात आई है, अब आगे जब उनका कार्यकाल शुरू होगा, किन प्रमुख बिंदुओं पर और किन प्रमुख निर्णयों पर डोनाल्ड ट्रंप कार्य करने वाले हैं? क्या उनकी फहरिस्त में सबसे आगे? अविनाश जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का अगला मूव क्या होगा ये उनकी कैंपेन टीम भी नहीं बता पाती। पर जो हमने बात जी। करी कि उनके लिए जो 3 बड़े चैलेंजेस हैं, मेरे को अभी तक आ रहा है कि उनका पहला जो भी एक्शन होगा वो अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की तरफ वो सबसे पहला कदम बढ़ाएँगे। हो सकता है कि वो कुछ और फॉर्मिडेबल स्टेप्स लाएँ। अबॉर्शन पे उनका स्टैंड क्या रहेगा, अबॉर्शन बैन पे, उस पे भी सबकी नज़रें रहने वाली है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट स्टेप्स लेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको इन 2 वार्ड्स की तरफ देखेगी। अमेरिकन पॉपुलेशन जो है वो उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन को वो किस तरह कंट्रोल कर पाते हैं, इकोनॉमिक को किस तरह ट्रैक पे ला पाते हैं। एक अमेरिका की बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद 24% लोग जो है वो वीक टू वीक सैलरी पे चलते हैं और 40% से ज़्यादा लोग जो हैं, जो युवा हैं, जो कॉलेज गोइंग, जो उनकी पॉपुलेशन है, उनमें सिर्फ 40% तक ही लोग कॉलेज एजुकेशन जा रहे हैं। तो जी। ये स्थिति को भी वो सुधारने का प्रयास करेंगे। अविनाश जी, क्योंकि आपने भी कहा और लगातार भारत के साथ अमेरिका के संबंधों पर बात होती रही, डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी को माय फ्रेंड मोदी के नाम से पुकारा है, तो अब क्या लगता है कि फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड तक का सफर तय होगा? और अब चूंकि बात है पहले तो ताजपोशी पे और संबोधन पे, फिर क्या उसके बाद जल्द ही भारत भी आ सकते हैं क्या, अविनाश जी? नहीं, ये कहना बहुत उत्सुकता होगी, बहुत जल्दी होगी, जी। ऐसा कोई चीज़ अभी होराइज़न में नहीं दिखती। अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आते हैं, तो फिलहाल तो 20 जनवरी तक तो ट्रांसफर ऑफ पावर ही रहेगा। 20 जनवरी को उनकी शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन अपनी प्रायोरिटीज़ तय करना शुरू करेगा। तो अभी इस तरह की अटकलें लगाना बहुत जल्दी होगी। पर जैसे-जैसे ये 20 जनवरी नज़दीक आएगी, वो अपनी टीम किस तरह बनाते हैं, किनको किन-किन रोल्स पे देते हैं, उसके बाद उसकी ऊपर चर्चा तय होगी कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ अपना रुख करेंगे। अविनाश जी, एक और जानकारी दीजिएगा आप, क्योंकि अगर अभी तक के 5 चुनावों को देखें, राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका के, तो वहां 3 बार बाजी मारी थी डेमोक्रेटिक पार्टी ने। इस बार का मुकाबला भी कड़ा रहा। फिर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते हुए दिखाई दिए। अभी तक के रुझान और आंकड़े कह रहे हैं, हालांकि आपने भी कहा स्पष्टता पूरी तरह से बाकी है। तो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार का जीतना, किस तरह से जीत तय होती है, और उन प्रमुख स्टेट और शहरों के नाम भी बताइएगा जो निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं, अविनाश? देखिए, जो आपने रिपब्लिकन की बात कही, तो एक आंकड़ा ये कहता है कि पिछले 8 चुनावों में अगर मैं आज का परिणाम छोड़ दूं, तो जी। 8 में से 7 बार डेमोक्रेटिक पार्टी ने पॉपुलर वोट अपना जो है वो ज्यादा अपने पास जीता। जी। लेकिन वो सत्ता में सिर्फ 4 ही बार आ पाए, 3 बार रिपब्लिकन जीत गए, जी। जबकि उनके पास मैंडेट नहीं था। पर इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने वो रिवाज भी तोड़ा है, वो पॉपुलर वोट में भी आगे चल रहे हैं। तो इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ये एक बड़ी विजय है और अगर वो ये सातों स्विंग स्टेट में जिस तरह अभी में 6 में आगे चल रहे हैं, नेवाडा के अभी नतीजे नहीं आए हैं, तो अगर वो सबसे बड़ा फैक्टर अगर कुछ रहेगा, तो वो ये रहेगा कि ये जो सातों स्विंग स्टेट थी, इसमें एक वेव चली और डोनाल्ड ट्रंप इसको पूरा जीत जाते हैं। तो ये सबसे अहम रोल रहेगा कि उनकी लीड क्यों आगे आई है। और दूसरा, उनकी जो अपील है, जो उन्होंने मुद्दे उठाए, प्रमुखता से 2 मुद्दे जो उनके थे, इलीगल इमिग्रेशन पे बैन और इकोनॉमी की हालत को सुधारना, ये जनता में पैन अमेरिका रेजोनेट किया। और एक बात और डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाती है, जब आप अमेरिका में घूमते हैं, तो अमेरिका हर कंट्री के साथ वॉर या एड में एंगेज रहता है, लेकिन अमेरिकी जनता कहती आई है कि डोनाल्ड ट्रंप इकलौते प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, माफ कीजिएगा, इकलौते राष्ट्रपति है जिन्होंने देश को किसी भी नए वॉर की तरफ नहीं धकेला। तो ये भी एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और लोगों ने जो उनको वोट दिया, वो शायद एक फैक्टर ये भी रहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो हम कोई नए वॉर में नहीं जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग वॉर है वो रुकवाएंगे।
अविनाश जी, अगर डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ जन्म तारीख बताएं 14 जून और उसके आगे समझना चाहें डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि पिता की कंपनी में भी जुड़े और फिर 41 साल की उम्र में ज्वाइन की रिपब्लिकन पार्टी, वहां भी 30 साल से अधिक का सफर, हालांकि पार्टी बदलने की बात थी। तो आखिर किस तरह से जाना जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, पूरा सफर उनका? अविनाश जी, देखिए, उनका पूरा सफर एज अ फाइटर ही जाना जाएगा। जैसे बिजनेस में भी उनके ऊपर जो उनका एक पर्सनालिटी का ट्रेट है कि वो बैंकरप्ट भी हुए लेकिन वो वापस बाउंस बैक करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की बुक में बाउंस बैक एक बहुत बड़ा अध्याय है। आप देखिए, जब मैंने बात शुरू भी करी थी तो मैंने कहा कि ये परिणाम दर्शाता है जी कि इस सदी का अगर सबसे बड़ा पॉलिटिकल कोई रिवाइवल है तो वो डोनाल्ड ट्रंप का वापस आना है। जी। तो जिस नजरिए से भी उसको देखा जाए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, ये उनका आखिरी टर्म होगा, क्योंकि अमेरिका में आप 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, इससे ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। जी, तो डोनाल्ड ट्रंप भी अब एक स्टेट्समैन की भूमिका की तरफ बढ़ते नजर आने की संभावना है। बिल्कुल अविनाश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत शुक्रिया अविनाश जी।